Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. Students, this is your social study book and today we will start first chapter of civics democracy. Democracy का मतलब होता है लोकतंत्र. Introduction. इस चैप्टर में क्या बताया गया है इसे हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में. This chapter will focus on the historical as well as the key elements that structure a democracy. ये चैप्टर इस बात पर फोकस करेगा कि हिस्टोरिकल यानी हिस्ट्री में किस तरह से हमारी जो डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो एक की एलिमेंट्स की तरह यूज हुआ है. In the constitutional theory and in historical usage, the word democracy refers solely to direct democracy. इस अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी में देखें कि जो हमारा डेमोक्रेसी वर्ड है वो अकेले ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिफर्स करता है या बताता है. A representative democracy where representatives of the people govern in accordance with a constitution is referred to as republic. एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जहां रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, गवर्न मीन्स शासन करते हैं इन अकॉर्डेंस विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के या कानून के साथ, इज रेफर टू एज रिपब्लिक, जिसे हम रिपब्लिक कहते हैं क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो रिपब्लिक है. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और इंडिया में डेमोक्रेसी भी है और इंडिया रिपब्लिक भी है. एंड अ रिपब्लिक इज पॉसिबल ओनली इन अ डेमोक्रेसी वेयर अ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. और रिपब्लिक वहीं पर हो सकता है जहां डेमोक्रेसी हो, जहां गवर्नमेंट लोगों के द्वारा इलेक्टेड लोगों से बनती हो. इट मीन्स द सुप्रीम पावर वेस्ट विद द पीपल, यानी कि जो सबसे ज्यादा अगर पावर किसी के पास होती है डेमोक्रेसी में तो वो लोगों के पास, कॉमन लोगों के पास होती है. दे इलेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस. जो लोग होते हैं वे ही अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से गवर्नमेंट को चुनते हैं. इफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर गवर्नमेंट दे कैन रिमूव इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन. अगर लोगों को संतोष नहीं है या वो खुश नहीं है अपनी सरकार से तो वो अगले इलेक्शन में उनको रिमूव भी यानी हटा भी सकते हैं. हेंस इलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. इसलिए डेमोक्रेसी में इलेक्शन यानी चुनाव एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है. नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल. डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा शासन है. द टर्म डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल. जो डेमोक्रेसी टर्म है या मीन्स है उसका मतलब होता है लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, वेदर इट इज डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो डायरेक्ट लोगों ने चुना हो और चाहे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो लेकर आए हों. अब्राहम लिंकन हैज गिवन द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए सबसे अच्छी परिभाषा दी है. अकॉर्डिंग टू हिम डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी जो है वो लोगों का शासन है जो कि बाय द पीपल लोगों के द्वारा होता है एंड फॉर द पीपल लोगों के लिए होता है. It means that everyone has a right to participate in the governance directly or indirectly. इसका मतलब ये होता है कि हर किसी को राइट है यानी कि ये अधिकार है कि वो गवर्नमेंट में यानी सरकार में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो चाहे डायरेक्टली वोट देकर हो और चाहे वो इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा हो. नाउ काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के भी कई प्रकार होते हैं. डेमोक्रेसी इज ऑफ मेनी काइंड्स. डेमोक्रेसी के कई काइंड्स होते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. It is a political system where the people enact laws for themselves or vote on government decisions, such as questions of whether to approve or reject various laws. ये एक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होता है जहां लोग जो होते हैं वो स्वयं लॉज को इनैक्ट करते हैं, बनाते हैं फॉर देमसेल्व्स अपने के लिए, और वोट ऑन गवर्नमेंट डिसीजंस, और या तो फिर गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन पे, डिसीजन मतलब उन्होंने जो भी निर्णय लिया है उस पर वो लोग निर्णय लेते हैं, चाहे वो किसी क्वेश्चन के पूछे जाने के द्वारा हो, अप्रूवल दे सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी लॉज को. It is called direct because the power of making decision is exercised by the people directly. ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है क्योंकि इसमें जो पावर होती है डिसीजन लेने की वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा होती है, विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं.
डायरेक्ट डेमोक्रेसी वॉज पॉसिबल ओनली इन कंट्रीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिर्फ वहीं पर हो सकती है जहां पर जिस देशों में बहुत ही कम जनसंख्या वाले लोग रहते हैं, एंड स्मॉल एरियाज, जहां बहुत छोटा एरिया होता है। बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर अ बिग कंट्री लाइक इंडिया। लेकिन ये भारत जैसे बड़े देशों के लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। It is so named because the people do not vote on most government decisions directly. ये नाम इसलिए है क्योंकि इसमें लोग गवर्नमेंट के निर्णय में डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ने सही काम किया या गलत काम किया, बट सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्निंग बॉडी और असेंबली। लेकिन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं गवर्न करने के लिए या शासन करने के लिए। All the democratic countries in the world today have indirect democracy. जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं पूरे संसार में, उन सभी के पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल द सिटीजन टू असेंबल एट वन प्लेस इन लार्ज कंट्रीज। बड़े बड़े देशों में यह इम्पॉसिबल है, मतलब संभव नहीं है कि सारे के सारे लोगों को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा किया जा सके। इट इज नॉट पॉसिबल इवन इन स्मॉल कंट्रीज लाइक नेपाल टू होल्ड मीटिंग्स ऑफ ऑल सिटीजन। और यहाँ तक कि नेपाल जैसे छोटे देश में भी ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे नागरिकों को एक ही जगह पर मीटिंग के लिए बुलाया जा सके। Therefore, direct democracy has been replaced by representative democracy. इसीलिए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जगह ले ली है। इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी पावर रिमेन्स विद द पीपल, और इसमें भी पावर लोगों के पास ही रहती है। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन पीरियोडिक इलेक्शंस। लोग यानी कि जो वे लोग होते हैं वे ही पीरियोडिक इलेक्शन मतलब समय समय पर जो चुनाव होते हैं उसमें वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी उम्मीदवारों को चुनते रहते हैं। नाउ थर्ड, लिबरल डेमोक्रेसी। It is a form of representative democracy where the ability of elected representatives and the will of the majority to exercise decision-making power is subject to the rule of law and usually moderated by the Constitution. ये भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और साथ में मेजॉरिटी की इच्छा के साथ में डिसीजन लिया जाता है और साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में रूल किया जाता है। नंबर फोर्थ, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इट मीन्स इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू ऑल मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी। ये जो चौथी डेमोक्रेसी है इसमें सबको एक सी इकोनॉमिक कंडीशन में या अवसर प्रदान किए जाते हैं कि सब के सब बिल्कुल एक समान उनको जो प्रॉफिट हो वो हो। देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन, इसमें किसी भी तरह का कोई शोषण नहीं होता है। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आर, इस डेमोक्रेसी के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो हैं नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बाय ओनर्स। इसमें ओनर्स के थ्रू यानी मालिकों के द्वारा वर्कर्स का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण नहीं होता है। फार्म वर्कर्स शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय लैंड ओनर्स, और जो जमींदार होते हैं वो लोग भी किसानों को शोषण नहीं कर सकते हैं। इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, एक ही जैसे काम के लिए एक सी वेजेस यानी सैलरीज दी जाती हैं। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड विमेन, आदमियों और औरतों में किसी प्रकार की भिन्नताएं नहीं रखी जाती हैं। एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और जो धन का जो विभाजन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सही तरीके से होता है। तो ये इस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में होता है। नाउ हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। अथेनियन डेमोक्रेसी इज द अर्लीस्ट नोन डेमोक्रेसी। सबसे पुरानी अगर कोई जानने वाली डेमोक्रेसी है तो वो अथेनियन डेमोक्रेसी मानी जाती है। वर्ड डेमोक्रेसी वॉज कॉइन्ड इन एंशियंट ग्रीस इन द 5th सेंचुरी BC। जो डेमोक्रेसी वर्ड है सबसे पहले एंशियंट ग्रीस में 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट आया था। विमेन एंड स्लेव्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिटीजनशिप, जिसमें विमेन यानी औरतों को और स्लेव्स मतलब दासों को सिटीजनशिप यानी नागरिकता से बाहर रखा गया था और बाकी सबको उसमें नागरिक माना गया था। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्रेटोस। जो हमारा डेमोक्रेसी वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक है डेमोस, दूसरा है क्रेटोस। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स रूल। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेटोस का मतलब होता है शासन। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। इसलिए अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो इसका मतलब होता है कि लोगों द्वारा शासन। The Parliament of England was the first major step towards a fully democratic system during the Middle Age.
मिडिल एज में इंग्लैंड में सबसे पहले पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी सिस्टम देखा गया। द फर्स्ट पार्लियामेंट वॉज इनिशियली इलेक्टेड बाई ओनली अ फ्यू % ऑफ द पॉपुलेशन। और वहाँ पे जो फर्स्ट पार्लियामेंट जो बनी वो कुछ ही लोगों, पॉपुलेशन के कुछ ही % लोगों के थ्रू इलेक्ट होकर बनाई गई थी। Emergence of democracy in modern societies. World War I and the dissolution of old empires resulted in the creation of new nation states in Europe. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो नए यूरोप के नेशंस थे वो इस रिजल्ट में आए थे कि द राइज ऑफ फाजिस्ट मूवमेंट एंड फाजिस्ट रेगमीज इन नाजी जर्मनी, मुसोलिनी इन इटली, फ्रांसिस्को फ्रैंकोज रेजिमी इन स्पेन लिमिटेड द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन 1930s। कि इन लोगों ने 1930s तक में डेमोक्रेसी को एक लिमिटेशन में कर दिया था एंड गेव द इम्प्रेशन ऑफ एन एज ऑफ डिक्टेटर्स। और उस समय डिक्टेटरशिप का एक एज यानी समय आ गया था, क्योंकि जो नाजी जर्मनी में थे वो मुसोलिनी जो था वो इटली में, फ्रांसिस्को फ्रैंकोस जो था वो स्पेन में था। तो इन सब ने एक डिक्टेटरशिप के जो एक समय था उसको लाया था। लेकिन बाद में वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रॉट द डेवलप्ड आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्टर्न यूरोप। लेकिन बाद में धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वेस्टर्न यूरोप में डेमोक्रेसी का आइडिया डेवलप करने लगा और फिर डेमोक्रेसी पूरे में आ गई। सिस्टम्स ऑफ पावर इन मॉडर्न वर्ल्ड। अब मॉडर्न वर्ल्ड में जो पावर का सिस्टम है वो किस किस रूप में है। देयर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। अभी पूरे वर्ल्ड में बहुत ही तरह तरह का डिफरेंट पावर सिस्टम है। द फॉलोइंग आर द चीफ अमंग देम, और जिनमें से जो मेन है वो ये है। ये आप एक चार्ट देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे सिस्टम ऑफ पावर है, मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की पूरे वर्ल्ड में किस किस टाइप की गवर्नमेंट मेनली होती है। ऐसे तो और भी तरह की होती है, लेकिन जो मेन है वो इसमें बताई गई है इस चार्ट के थ्रू। सबसे पहले एक होता है डिक्टेटरशिप, जिसमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप आता है। सेकेंड है मोनार्की, थर्ड है थियोक्रेसी और फोर्थ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मोनार्की में दो आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की संविधान के साथ में, और एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से सिर्फ मोनार्क। इसके बाद जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसमें चार तरह के आते हैं, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, यूनिटरी और फेडरल। तो इसको एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट इज डिक्टेटरशिप। इट इज अ सिस्टम बाय विच अ कंट्री इज रूल्ड बाय अ डिक्टेटर। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई देश किसी डिक्टेटर के द्वारा शासित होता है। डिक्टेटरशिप इज द फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट दैट यूजेस पावर इन अनरीजनेबल वे। ये एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पावर को गलत तरीके से प्राप्त करता है। अंडर दिस गवर्नमेंट the ordinary citizens have no right in decision making process। इस गवर्नमेंट में जो कॉमन लोग होते हैं इनके पास डिसीजन एक करने के लिए या किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए कोई भी राइट या अधिकार नहीं होता है। मिलिट्री फोर्स इज ऑफन यूज टू गेन कंप्लीट पावर, और इस तरह की पावर पाने के लिए मिलिट्री को अक्सर ही यूज किया जाता है। नंबर 2, मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन। ये एक राजा या रानी का क्या गवर्नमेंट होती है या सरकार होती है। इट कुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एब्सोल्यूट मोनार्की। ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संवैधानिक राजशाही तंत्र भी हो सकता है और पूरी तरह से सिर्फ मोनार्की भी हो सकती है। देयर आर सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज इन यूरोप where the powers of the monarchy are defined by the constitution। यूरोप में बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज वाले देश हैं जहां पर जो पावर है यानी कि जो शक्ति है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में राजा को मिली है, मतलब संविधान के द्वारा उसको प्रदान की गई है। एब्सोल्यूट मोनार्की इज अ हेरेडिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलिंग फैमिली हैज टोटल कंट्रोल ओवर अ स्टेट। और एब्सोल्यूट मोनार्की जो होती है उसमें किसी वंशानुक्रम के अनुसार उनको वो गवर्नमेंट प्राप्त हुई रहती है जिसमें किसी भी फैमिली को वहां पर पूरा का पूरा कंट्रोल मिलता है उस देश का। नाउ थर्ड इज थियोक्रेसी। ये होता है धर्मतंत्र। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ कंट्री इज गवर्न बाय रिलीजियस लीडर। ये एक ऐसा
गवर्नमेंट सिस्टम होता है जिसका जो राजा होता है या उसको चलाने वाली जो सरकार होती है वो कोई धार्मिक लीडर होता है। मेंबर्स ऑफ मेजॉरिटी रिलीजन मेक अप द पार्लियामेंट, और मेंबर्स ऑफ मेजॉरिटी जो होते हैं वो रिलीजन के ही लोग होते हैं, वही लोग मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं एंड दस द गवर्नमेंट, और इससे गवर्नमेंट बनती है। नाउ डेज द कॉम्बिनेशन ऑफ थियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इज इन प्रैक्टिस। आजकल के समय में ये डेमोक्रेसी और थियोक्रेसी का मिला हुआ जो कॉम्बिनेशन रहता है वही ही चलन में चला हुआ है कुछ जगहों पर। नाउ फोर्थ इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब आती है चांस डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक सरकार की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी कहते हैं। इन दिस सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। इस सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव्स यानी जो उम्मीदवार होते हैं वो लोगों के द्वारा चुनकर एक सरकार बनाते हैं। देयर कैन बी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट एंड अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है और प्रेसिडेंटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म्स, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो यूनिटरी और फेडरल फॉर्म्स में भी होती हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, a system of government in which the individual states of a country handle their own affairs but controlled by a central government is called federal form of government। एक ऐसा सरकार का सिस्टम या गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें कोई भी एक स्टेट किसी देश की अपना जितना भी कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है, वो कहलाता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा हैव फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें स्टेट्स का अपना एक अलग पावर होती है और जो सेंट्रल पावर जो होती है वो अलग होती है। तो यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर स्टेट्स जो होती हैं इनकी एक अलग पावर होती है जिसमें कि जो सेंट्रल होता है वो इंटरफेयर नहीं करता है, और जो सेंट्रल की जो पावर्स होती है उसमें स्टेट का कोई भी रोल नहीं होता है। नेक्स्ट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट। इस तरह की गवर्नमेंट में सेंट्रल यानी कि जो केंद्र सरकार होती है वो स्टेट से ज्यादा पावरफुल होती है। ब्रिटेन एंड फ्रांस हैव अ यूनिटरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और ब्रिटेन और फ्रांस में यूनिटरी पावर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी कि इसी टाइप की गवर्नमेंट होती है। नाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट देखेंगे। बच्चों ये दोनों ही फॉर्म डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में आती है, तो इसके हम लोग अंतर को देखेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म में फर्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। जो प्रेसिडेंट होता है यानी कि राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक हेड होता है। वही जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो रियल हेड होता है, मतलब वही ही सब कुछ होता है। और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, बल्कि इस वाले में देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, सब कुछ सिर्फ प्रेसिडेंट ही होता है। पार्लियामेंट्री में प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। इसमें प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि जो लोग को हम लोग इलेक्ट करते हैं उनके थ्रू प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं। और वही इस फॉर्म में प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल दो जनरल इलेक्शंस, जो कि जनरल इलेक्शन के थ्रू वो लोग इलेक्ट होते हैं। फोर्थ, द पार्लियामेंट्री इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, और पार्लियामेंट ही सबसे सुप्रीम होती है जो कि लॉ को बनाती है। द प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी काउंसिल के साथ लेजिस्लेचर यानी कि जो लॉ बनाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी होते हैं। वही जगह पर द एग्जीक्यूटिव इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, और यहाँ पर लेजिस्लेचर का कोई भी पार्ट एग्जीक्यूटिव नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर चुना जाता है वो प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ बनते हैं। और द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर हेल्ड सेपरेटली, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो होते हैं वो सेपरेटली होते हैं। और प्रेसिडेंट मे नॉट बी द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, इनको किसी मेजोरिटी पार्टी का लीडर नहीं चुना जाता है, इनको इंडिविजुअली चुना जाता है, मतलब अकेले इनको। द पार्लियामेंट हैज फुल कंट्रोल ओवर द प्राइम मिनिस्टर,
और पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर पर होता है। और द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस एज इन यूएसए हैव नो कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंट। कितने भी वो कांग्रेस के मेंबर्स हों, उनका प्रेसिडेंट पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि यहाँ यूएसए में। तो ये जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमारे इंडिया में है, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये यूएसए यानी कि अमेरिका में होती है, जहाँ पर रियल हेड प्रेसिडेंट होता है और यहाँ पर रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। इन इंडिया वी हैव 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। भारत में जो गवर्नमेंट होती है वो 2 सेट में होती है। वन इज एट द नेशनल लेवल, एक केंद्र सरकार होती है राष्ट्रीय स्तर पर, वेयर वी हैव द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द लोकसभा एक्सेट्रा, जहाँ पर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री और लोकसभा होते हैं। द सेकेंड इज द स्टेट लेवल, और दूसरी राज्य सरकारें होती हैं, वेयर देयर आर गवर्नर, जहाँ गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और विधानसभा होती है। The state government have the freedom to make and execute laws according to the need and requirements of the people of the state in certain subjects. स्टेट गवर्नमेंट के पास ये स्वतंत्रता होती है कि वो कोई भी तरह का लॉ बना सके अपने स्टेट के सब्जेक्ट या अपने स्टेट के लोगों के रिक्वायरमेंट यानी नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के हिसाब से। Some subjects like defense, external affairs, etc. are solely under the union government. और जो कुछ खास सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि डिफेंस यानी रक्षा, इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि बाहरी मामले, ये सभी पूरी तरह से सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के पास रखे जाते हैं। सम एरियाज लाइक एजुकेशन आर टेकन केयर बाय बोथ, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो कि दोनों के थ्रू देखे जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर डिसीजन ले सकती है या लॉ बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड द मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, और अगर किसी बात पे डिस्प्यूट होता है यानी झगड़ा होता है सेंटर और स्टेट का, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हो रहती है जो कि इनके बीच में न्याय करती है। All the citizens of India have a single citizenship, that is they are Indian citizens only. पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उन सबके पास सिर्फ एक सिटीजनशिप होती है, एक ही नागरिकता होती है, वो ये कि वो भारत के नागरिक हैं केवल। दो दे मे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स, चाहे वो कितने भी अलग अलग स्टेट्स यानी राज्यों के हों। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है। सो वी हैव अ मिक्सचर ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए हमारे पास फेडरल फॉर्म और यूनिटरी फॉर्म दोनों का मिक्सचर रहता है। नाउ एलिमेंट्स दैट मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर, वो चीजें जिनके कारण डेमोक्रेसी पॉपुलर होती है बहुत ज्यादा फेमस है। फर्स्ट, फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, यानी डेमोक्रेसी में सबके साथ में समानता का व्यवहार किया जाता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी नागरिक के साथ में कोई भेदभाव नहीं होता। ऑन ग्राउंड्स लाइक रिलीजन, धर्म के नाम पर, रेस यानी कि उनके रूप रंग पर, कास्ट यानी उनकी जाति के लिए, सेक्स यानी कि मेल या जो फीमेल हैं उनके नाम पर, और प्लेस ऑफ बर्थ या बर्थ लेने के स्थान के नाम पर। सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, जो डेमोक्रेसी होती है डिसीजन मेकिंग होती है। इन डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, इसमें डिसीजन लेने का जो भी पूरा अधिकार है वो लोगों के हाथ में है। द पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द लेजिस्लेचर, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो लोग लेजिस्लेचर बनाते हैं। द लेजिस्लेचर मेक्स लॉज अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज गवर्न, और लेजिस्लेचर ही लॉ बनाती है जिससे कि पूरी जो कंट्री है उसमें शासन किया जाता है। नेक्स्ट इज एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, मीन्स डिफरेंसेस मतलब जो विभिन्नताएं हैं उनके साथ में भी समायोजन करके रहना। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय डिस्कशन, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें डिस्कशन करके मतलब बातचीत के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। लॉज एंड पॉलिसीज शुड बी बेस्ड अपॉन रीजंस दैट ऑल सिटीजन्स कैन एक्सेप्ट, नियम और जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो इस तरह बनाई जाती है जिससे कि सभी नागरिक उसको एक्सेप्ट कर सकें। द अपोजिशन पार्टी या पार्टीज इन द लेजिस्लेचर ऑफन अपोज द गवर्नमेंट एट एवरी पॉइंट, और जो हमारी अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो अक्सर ही लेजिस्लेटर में अपोज करती है गवर्नमेंट के हर कदम पर, जिससे कि उनके बारे में लोगों को समझ में आता है कि गवर्नमेंट सही कर रही है या गलत कर रही है। नंबर 4, इनहैंसिंग ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी को
बढ़ाना या उनको वृद्धि करना। इन अ डेमोक्रेसी लाइक आवर्स द प्रीएम्बल लेज डाउन सर्टेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टू एनहेंस ह्यूमन डिग्निटी। प्रीएम्बल में हमारी डेमोक्रेसी के थ्रू ये लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के मान सम्मान को हमेशा हमें बढ़ाना है या रक्षा करना है। Social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality and fraternity are possible only in democracy। और केवल सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जस्टिस यानी न्याय, उसके अलावा लिबर्टी, हमें किसी भी प्रकार की फ्रीडम, चाहे वो हमारे सोच की हो, हमारे किसी भी बात को उजागर करने की या कहने की, एक्सप्रेशन की हो, बिलीफ किसी प्रकार का विश्वास, फेथ और वर्शिप पूजा करने की हो, इक्वालिटी समानता हो, फ्रेटर्निटी भाईचारा हो, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल होता है। नाउ क्राइटेरिया फॉर अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब डेमोक्रेसी प्रोसेस के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या होना चाहिए? इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। सबसे पहले तो ऑल द मेंबर्स मस्ट हैव इक्वल एंड इफेक्टिव अपॉर्चुनिटीज फॉर मेकिंग देयर व्यूज नोन। इसमें डेमोक्रेसी लाने के लिए हर व्यक्ति को इक्वल होना चाहिए, इफेक्टिव अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जिससे वो अपने व्यू दे सकें। नंबर 2, वोटिंग। एवरी मेंबर मस्ट हैव एन इक्वल एंड इफेक्टिव अपॉर्चुनिटीज टू वोट एंड ऑल वोट्स मस्ट बी कंसिडर्ड एज इक्वल। डेमोक्रेसी होने के लिए सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और सभी के वोट्स को इक्वल यानी एक समान मानना चाहिए। एनलाइटेंड अंडरस्टैंडिंग मीन्स किसी भी प्रकार की समझ को समझाना या किसी बात को समझाना। All citizens must have equal and effective opportunities for learning about the relevant policies and their likely consequences। जितने भी भारत के नागरिक हैं या जितने भी कहीं के भी नागरिक हैं, उन सबको इक्वल होना चाहिए, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो लर्निंग की हो, चाहे वो पॉलिसीज मेकिंग की हो, किसी भी प्रकार की हो, सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ द एजेंडा। All members must have the exclusive opportunity to decide why and how a matter is to be placed on the agenda। हर मेंबर्स को ये डिसीजन लेने का एक समान अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि एजेंडा किस तरह से यानी किसी बात को या किसी भी चीज़ को किस तरह से डिसाइड करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। तो ये सब कुछ जब पूरा होगा तभी ही कोई देश एक डेमोक्रेटिक देश बन सकेगा। Students, now this chapter is completed here.